हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हमने फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, अब हमने पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट क्या है कि किसी भी कंडक्टर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो करंट फ्लो करने की वजह से इसके रीजन में, इसकी स्पेस में, इसके अराउंड एक फील्ड सेटअप हो जाएगी, जहाँ पर हम उसके मैग्नेटिक कंपोनेंट को, मैग्नेटिक इफेक्ट को स्टडी कर सकते हैं। वो जो फील्ड है कितने दायरे तक फैली हुई है, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। और अगर करंट ऊपर को फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर को होगी, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। ऐसे अगर करंट नीचे को फ्लो कर रहा है, थंब नीचे को करेंगे, फिंगर्स इधर को कर्ल होंगी, तो फील्ड की जो डायरेक्शन है वो होगी क्लॉकवाइज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स। तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कितने रीजन में हम मैग्नेटिक इफेक्ट को फील कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्रेशन को निकालना हो, डिफाइन करना हो मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर को, तो पहले हमें फोर्सेस निकालने पड़ेंगे ऑन अ मूविंग चार्ज। फोर्सेस ऑन अ मूविंग चार्ज निकाल लेंगे हम, जब हमने उन्हें मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, वहाँ से हम बी को डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंसिडर किया एक चार्ज, कंसिडर अ चार्ज क्यू। चार्ज क्यू उसका मैग्नीट्यूड है जो मूव कर रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी अलॉन्ग ओ वाई ले रही हूँ मैं। मैग्नेटिक फील्ड मीन्स एक एक्सिस ड्रॉ कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रही है अलॉन्ग ओ वाई बी वेक्टर। ठीक है। और जो चार्ज पार्टिकल है इज मूविंग विद अ वेलोसिटी वी वेक्टर, और वी और बी के बीच में एंगल सपोज किया है थीटा। वी और बी के बीच में एंगल हो गया थीटा। तो इस वी को दो कंपोनेंट में जब रिजॉल्व करेंगे, जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट बनेगा बी के परपेंडिकुलर, वो है वी साइन थीटा, और वी का कॉस थीटा का कंपोनेंट बी के ऊपर आएगा। ठीक। अब क्या है, जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है मूविंग चार्ज की वजह से या करंट की वजह से, मैंने बताया ना कि जब चार्ज मूव कर रहा है, एक चार्ज कंसिडर किया था क्यू, ये चार्ज मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी वी, तो जब ये चार्ज मूव करेगा करंट बनेगा। तो करंट की इंट्रैक्शन और जो हमने मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई की हुई है उसकी इंट्रैक्शन की वजह से इस क्यू चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगेगी, और वो फोर्स ऊपर को लगेगी एफ ऐसे। ठीक है। तो अब ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, हमें वो निकालना है। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स ऊपर लगेगी, अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड नीचे है तो फोर्स नीचे को लगेगी। ये फोर्स डिपेंड करती है चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, मीन्स जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा उतनी उसके ऊपर फोर्स लगेगी, जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उतनी उसकी फोर्स कम लगेगी। और ये जो चार्ज के ऊपर फोर्स लग रहा है ये डिपेंड करता है वेलोसिटी का कंपोनेंट जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो वो है वी साइन थीटा। वी साइन थीटा पे डिपेंड करता है फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड पे अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है तो फोर्स की वैल्यू ज़्यादा होगी, अगर वीक मैग्नेटिक फील्ड है तो फोर्स की वैल्यू कम होगी। व्हेन आई कंबाइन दीज थ्री फैक्टर्स देन वैल्यू कम्स आउट टू बी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू वी साइन थीटा इंटू बी। ये साइन थीटा होता है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, तो एफ इज़ इक्वल टू क्यू, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वी क्रॉस बी का, और जब मैं इसे खोलूँगी क्रॉस हटाऊँगी तो एंगल बन जाएगा साइन थीटा का। तो एफ़ को अगर मुझे वेक्टर्स में लिखना हो तो क्यू वी क्रॉस बी ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो एफ़ की डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग राइट हैंड रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल। फाइन। अब हमें यहाँ से हम बी को डिफाइन कर सकते हैं। देखिए बी की डेफिनेशन क्या बनेगी, अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया, एफ इज़ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। तो अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है और उसकी जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड है, मीन्स अगर हमने किसी क्वांटिटी के यूनिट को डिफाइन करना है तो सारी क्वांटिटीज़ को यूनिट बनाना होता है। वेलोसिटी 1, चार्ज का मैग्नीट्यूड 1 लिया और थीटा को 90 लिया और साइन 90 1, मीन्स थीटा इज़ 90, साइन 90 की वैल्यू भी 1 पुट कर दी, तो एफ़ जो है वो सारी क्वांटिटीज़ 1 हो गई, किसके इक्वल आ गया, बी के इक्वल। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, बी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। वो कैसे डिफाइन हो सकती है, वो इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस है, किसके द्वारा, बाय अ यूनिट चार्ज, मीन्स बाय अ यूनिट चार्ज। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिट वेलोसिटी से, और उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, बिकॉज थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी।
तो वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है या मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है वो फोर्स एक्सपीरियंस के इक्वल हो जाएगी। डेफिनेशन में रिपीट कर रही हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डेंसिटी इज इक्वल टू force experienced by a unit charge moving with a unit velocity making an angle 90 degree with the magnetic field, ठीक है, at that point। फिर F इज इक्वल टू B है। फाइन। अब देखिए अगर थीटा हो जाए 90 डिग्री तो साइन 91 होता है, फोर्स कितनी लगेगी, क्यू वी बी, साइन थीटा की वैल्यू हो गई 1, तब मैक्सिमम फोर्स लगेगी। मीन्स चार्ज पार्टिकल के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगी अगर थीटा 90 हो जाए। थीटा इज द एंगल बिटवीन V एंड B, मीन्स वेलोसिटी का कंपोनेंट अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। अगर चार्ज पार्टिकल जो है वो रेस्ट पे है, सेकंड केस चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है मतलब उसकी वेलोसिटी 0 है, तो फोर्स हो गया 0 बिकॉज V की वैल्यू 0 पुट कर दी। इसका मतलब अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स तभी लगेगा अगर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तब उसके ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगी और उस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। क्लियर। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल भी होता है। लेफ्ट हैंड रूल कैसे होता है, ऐसे फ्लेमिंग का, ये 3 फिंगर्स हैं जो आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेट की गई हैं। ये फिंगर, फर्स्ट फिंगर बी को रिप्रेजेंट करती है, ये वेलोसिटी के कंपोनेंट को, और ये फोर्स को। मींस जिस डायरेक्शन में बी है इस फिंगर को उस डायरेक्शन में सेट कर लिया, वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में, तो जो थंब है वो डायरेक्शन देगा फोर्स की, ठीक है। अब अपने डायग्राम में देखिए हमने फोर्स कैसे निकाला था। इस डायरेक्शन में B है, मैंने यहाँ पे B ले लिया, वेलोसिटी यहाँ पे सेट की तो फोर्स ऊपर को लगेगा। तो फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसकी हेल्प से हम एक चार्ज पार्टिकल जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये लॉ स्टेट करता है कि इफ़ वी स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड, तो जो फर्स्ट फिंगर है, सेंट्रल फिंगर और थंब है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे सच दैट ये जो फर्स्ट फिंगर है ये रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट करेगी करंट को या करंट के मोशन को, मोशन उसका कहाँ है, तब थंब रिप्रेजेंट कर देगा फोर्स को, चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसको रिप्रेजेंट कर देगा। फाइन। तो डायरेक्शन निकाली फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। मैं अपना लेफ्ट हैंड यूज़ कर रही हूँ। अब हमने बी के यूनिट को डिफाइन करना है विच इज़ अगेन इम्पॉर्टेंट। यूनिट ऑफ बी वेक्टर जो एफ है इज़ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा है। जब पेपर में बच्चे बी को डिफ़ाइन करना आता है या बी के यूनिट को डिफ़ाइन करना आता है, आप भूल जाओगे किस आर्टिकल से बी को डिफ़ाइन करना था। आप बायोट-सेवर्ट्स लॉ लगाने की कोशिश करोगे बी को डिफ़ाइन करने के लिए, बट याद रखना अगर टेस्ला भी आए, बी के यूनिट को डिफ़ाइन करना आए तो वो फोर्स की वैल्यू से डिफ़ाइन होता है। तो यहाँ से बी कितना बना, बी इज़ इक्वल टू एफ बाई क्यू वी साइन थीटा। तो बच्चे बी का जो यूनिट है वो है टेस्ला। देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड इज सेट टू बी 1 टेस्ला इफ़ a charge of 1 coulomb is moving with a velocity 1 meter per second making an angle 90 degree with the magnetic field and experiencing a force of 1 Newton। मैं रिपीट कर रही हूँ, magnetic field is said to be 1 Tesla if a charge of 1 coulomb moving with a velocity 1 meter per second making an angle 90 degree with the magnetic field and experience a force of 1 Newton, then magnetic field is said to be 1 Tesla and 1 Tesla is equal to 1 Newton डिवाइडेड बाय, ये चार्ज का यूनिट है कूलम, तो इसे लिखा 1 कूलम 1 मीटर पर सेकेंड। अब इसे सॉल्व करते हैं, न्यूटन और जो कूलम पर सेकेंड है आपको पता है उसे एम्पियर भी बोलते हैं, तो न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन एम्पियर इनवर्स मीटर इनवर्स। दिस इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसी ही है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी थी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी है। और मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो परमिटिविटी पे डिपेंड करती थी, मैग्नेटिक फील्ड परमिएबिलिटी पर डिपेंड करती है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल ये भी फॉलो करती है। नेक्स्ट आर्टिकल
मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें हम पढ़ेंगे कि जब एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो वो किस तरह का मोशन डिस्क्राइब करता है। तो इसमें हमने सबसे पहले एक पार्टिकल जिसका मास m है और जो q चार्ज कैरी कर रहा है, मीन्स उसके ऊपर चार्ज q है, वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, वो कंसिडर किया अलोंग OX। पार्टिकल v वेलोसिटी v से मूव कर रहा है अलोंग OX, मतलब O से लेके ये x हमने एक्सेस कंसिडर कर ली जिस पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, पॉजिटिव प्लेट नीचे, नेगेटिव प्लेट ऊपर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल करेंगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और चार्ज है ओरिजिन पे +q, और जो वर्टिकली उसका मोशन हुआ है वो हम ले रहे हैं अलोंग OY। तो हम ये मानकर चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं लगाई थी तो वो स्क्रीन पे P से लेके Q तक जाएगा, PQ पे एट पॉइंट A पे मिलेगा। मतलब ये एक स्क्रीन हमने ली PQ, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई तो चार्ज पार्टिकल सीधा यहाँ से जाएगा और A पे मीट कर जाएगा। बट अगर हम चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं E पे, तो वो है फोर्स प्रोड्यूस करेगी चार्ज पार्टिकल पे अलोंग OY। तो फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स MA, और यहाँ से चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेशन गेन करेगा वो होगी F/m, और F इज़ इक्वल टू QE। तो एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू QE/m। इतनी एक्सेलरेशन से चार्ज पार्टिकल मूव करेगा जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा। अब हमने उसके मोशन को डिस्कस करना है, तो मोशन काइनेमेटिक्स की इक्वेशन लगाएंगे, S इज़ इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। S इज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अलोंग y एक्सिस O टू y। तो मैंने y लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज़ 0, एक्सेलरेशन इज़ QE/m। टाइम कितना लगा, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स जर्नी, लेट L बी द लेंथ अलोंग हॉरिजॉन्टल, या x ले सकते हैं इसे। तो टाइम इज इक्वल टू x/v मीन स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड उसकी हो गई वेलोसिटी। तो t इज इक्वल टू x/v, मैंने t की वैल्यू पुट कर दी हाफ QE/m, t की जगह पुट किया x/v, उसकी स्क्वायर हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू हाफ QE/m x²/v²। यहाँ से x² एक तरफ रखा, बाकी सारी टर्म हम उधर ले गए, y 2mv²/QE। ठीक है, x² इस टर्म को y को एज इट इज़, बाकी सारी टर्म को k पुट कर दिया, क्योंकि मास पार्टिकल का वेलोसिटी q और इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई कर रहे हैं उन सब की वैल्यू कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन है पैराबोला की। एक कोऑर्डिनेट सेकंड ऑर्डर का है और एक कोऑर्डिनेट फर्स्ट ऑर्डर का है, तो ऐसी इक्वेशन होती है पैराबोला की। तो मीन्स inside the electric field the charge particle moves along parabolic path, और उसका पाथ कैसा होगा, O से B तक ऐसा पैराबोलिक पाथ होगा, और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट ख़त्म होगा तो फिर से स्ट्रेट लाइन में मूव कर जाएगा। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रही हूँ, ये आर्टिकल है क्या कि चार्ज पार्टिकल का मोशन डिस्कस करना है इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसके लिए पहले हमने कंसिडर किया कि पार्टिकल ऑफ मास m विच इज़ कैरिंग अ चार्ज q इज़ मूविंग विद द वेलोसिटी v अलॉन्ग OX एक्सिस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी हुई तो चार्ज पार्टिकल ए पे स्क्रीन को मीट कर जाएगा, PQ जो स्क्रीन है ए पे सीधा चला जाएगा। बट अगर हमने चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड O से Y तक लग रही है, मींस नीचे वाली प्लेट पॉजिटिव है, ऊपर वाली नेगेटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट कर रही है OY के अलॉन्ग, तो फोर्स चार्ज पार्टिकल पे कितना लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सर्ट करती है, दैट फोर्स इज़ Q × E। तो वो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, O से Y तक। ठीक है, इट इज़ डायरेक्टेड अलॉन्ग E अलॉन्ग OY। तो पार्टिकल की एक्सेलरेशन कितनी होती है, एक फोर्स तो QE है, एक फोर्स है F इज़ इक्वल टू m में, तो यहाँ से A निकाला F/m, और ये F की वैल्यू QE पुट करके एक्सेलरेशन निकाल दी कि चार्ज पार्टिकल कितनी एक्सेलरेशन एक्वायर करेगा। ठीक है, तो अब हम ये मानकर चल रहे हैं कि x जो है वो लेंथ है उस रीजन की जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस इज़ x, वेलोसिटी इज़ v। तो यहाँ से हमने टाइम निकाल लिया। अब हम ये मान रहे हैं कि y जो है वो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की, और पार्टिकल जब डिस्प्लेस कर रहा है तो इस रिलेशन से मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी, s को y पुट किया, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज़ 0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज़ QE/m। तो QE/m पुट करने पे ये जो t² है ये एज इट इज़, टाइम की वैल्यू x/v,
तो टी स्केयर की वैल्यू पुट करी x/v, सारी इक्वेशन को सॉल्व करके ये इक्वेशन बनी x स्केयर इज इक्वल टू ky। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, हेंस द motion of the charge particle inside the electric field is parabolic which is along OB। और जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट से निकलेगा वो सीधा स्ट्रेट लाइन में आगे चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू।